जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी एक ऐसी क्लास जिसमें हम बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है और ये विषय मुख्यतः जुड़ा हुआ है पॉलिटी से, लेकिन ये आपको सुनने में बहुत मिलता है। थंबनेल में आपने देखा होगा, देशद्रोह क्या होता है उसको समझेंगे, उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है, इतिहास उसका क्या है, कब वो स्टार्ट हुआ और वर्तमान परिदृश्य क्या है। आए दिन सरकारों के द्वारा घोषणा किया जाता है कि अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ किया है तो बुलडोजर चलवा दूंगा, देशद्रोह लगा दूंगा। तो जो देशद्रोह है ना, वो क्या है, उसके मायने क्या है, क्या चीज देशद्रोह के दायरे में आती है, क्या चीज देशद्रोह के दायरे में नहीं आती है, उन सब को समझेंगे और आप एक समझ बना पाएंगे देशद्रोह क्या होता है। ठीक है ना, देशद्रोह आज हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मजा आने वाला है। मजा इसलिए क्योंकि जब ज्ञान होता है ना तो आदमी एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और ज्ञान ही इंसान के मन को मजबूत करता है और मन की मजबूती ही इंसान को महान बनाती है, बड़ा बनाती है। आप दुनिया भर के जितने भी लोगों को देखते होंगे ना, एक बात कॉमन है सब में, मन बड़ा मजबूत है। वो चाहे हिटलर हो या मोदी हो या जो है कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, उनके अंदर जो सबसे खास बात है ना वो ये है कि उनका मन बड़ा मजबूत है। ठीक है, वो अच्छा है बुरा है आप उसका एवेल्यूएशन कर लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप उसके ऊपर अपना कोई भी विचार बना लीजिए, लेकिन उसको क्या करना है ना, उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मन बहुत मजबूत है। आप कल्पना करिए कि आपको कोई बताता है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने कहा कि फलाने का लड़का पुलिस हो गया, ढिकाने का लड़का लेखपाल हो गया। आपके मन में भी आने लगा, यार 2 साल से मर रहा हूं लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, चलो हम भी बन जाते हैं ना लेखपाल वखपाल, कहीं गाँव मजे करेंगे। आपने फैसला बदल लिया, चले गए लेखपाल बनने, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, वहां भी नहीं होगा इतनी आसानी से। अब तो पर्चे भी आउट हो जाते हैं बहुत सारे। तो मन मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपने दूसरे के अनुसार अपने फैसले बदल लेने शुरू कर दिए तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए जरूरी क्या है कि आपका मन मजबूत हो। अगर करना है तो करना है, उसमें क्या सोचना, लगा देंगे पूरी जान, पूरी ताकत लगा देंगे, परिणाम तो मिलना ही मिलना है, कैसे नहीं मिलेगा परिणाम। तो इसलिए अच्छा है बुरा है क्या है कैसे है, ये सब तब सोचिए जब आप कोई फैसला लेने जा रहे हो। लेकिन जब फैसला ले लिया तो ले लिया, उसके बाद में कोई कुछ भी समझाए। हिटलर को भी बहुत सारे लोगों ने समझाया होगा, डर लगा होगा कि इतने लोगों को मार रहे, पूरी दुनिया की ताकतें उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, लो पीछे हट जाते, लो समझौता कर लेते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन नहीं, उसने कहा कि मैं जो कर रहा हूं करूंगा, और आखिर में खुद को गोली मार के मर गया, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। तो दुनिया में नाम, बड़ा नाम उन्हीं का हुआ। आप चाहे वो विलेन के रूप में याद करिए या हीरो के रूप में याद करिए, उनमें सबसे खास बात है कि उन्होंने जो ठान लिया उसको कर लिया, अपने मन के साथ कोई समझौता नहीं किया। ठीक है ना। तो आप भी उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार का विचार रख के यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, छोटे मोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी ही तैयारी कर रहे होंगे। देशद्रोह को समझते हैं, देशद्रोह क्या है। तो देशद्रोह शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है आपका देश और दूसरा है द्रोह। तो देश का मतलब क्या है, देश का के मायने क्या है, इसको पहले समझिए। तो सामान्यतः आप जिसे देश कहते हैं ना, वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। क्या है? एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, एक राजनीतिक पहचान है कि आप भारत के हैं, फला पाकिस्तान का है, ढिका बांग्लादेश का है, वो ऑस्ट्रेलिया का है, वो अमेरिका का है। ये क्या है? आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। लेकिन वास्तव में जो देश का निर्माण होता है वो केवल पॉलिटिकल आइडेंटिटी से नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देश को यदि राज्य कहा जाए, स्टेट कहा जाए, क्या कहा जाए? स्टेट कहा जाए, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? स्टेट की परिभाषा क्या होगी? कौन स्टेट है? स्टेट होने के लिए क्या क्या मौलिक चीजें चाहिए? तो सबसे पहली बात, किसी भी स्टेट के लिए जरूरी चीज है वो ये है कि उसकी भौगोलिक पहचान होनी चाहिए। क्या? एक भौगोलिक पहचान होनी चाहिए। जैसे इंडिया का आपने मैप देखा तो क्या है, वो जो पूरी टेरिटरी वो किसकी है? भारत की है। और सिर्फ भूगोल से काम नहीं चलेगा,
क्योंकि भूगोल तो बहुत जगह आपको मिल जाएंगे देखने को। जैसे पूरा हिमालय आप अगर ले ले और उसको किसी देश में काउंट ना करो तो क्या हिमालय को देश कह देंगे? नहीं। अंटार्कटिका का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अंटार्कटिका में तो भूगोल है, क्या आप उसे देश कह देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग नहीं है, कोई निवास नहीं करता है। तो जो दूसरी जरूरी चीज है वो क्या है? लोग, पीपल वहां होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा उन लोगों को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की जरूरत है। किसकी? गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। और ये जो सरकार है ना, ये अपने आप में सरकार होनी चाहिए। कौन सी सरकार? जो अमिताभ बच्चन वाले मूवी में है सरकार, यानी कि सरकार ने कह दिया तो कह दिया, उसके बाद में फैसला नहीं बदलेगा। तो ये जो सरकार है ना, ये कह दिया तो कह दिया वाली होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सुप्रीम पावर होनी चाहिए। यानी कि कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। कैसी? संप्रभु होनी चाहिए, यानी कि इसको कोई गाइडेंस देने वाले ना हो, ये सबको गाइडेंस दे। ठीक है ना? तो ये पूरी आइडेंटिटी होती है किसी एक स्टेट की। और इसी स्टेट को कई बार देश समझा जाता है, कहा जाता है। आपका भी जो देश समझने का जो मतलब है ना, वो यही है। तो आपके लिए क्या है कि भारत एक देश है, और भारत क्या है? एक प्रकार का स्टेट है, राज्य है, और उसके पास ये चारों गुण हैं। भूगोल भी है उसका, लोग भी रहते हैं, सरकार भी है, और उस सरकार कैसी है? सॉवरेन है, संप्रभु है, यानी कि ये पूरी पहचान उसके साथ जुड़ी हुई है। अब द्रोह क्या होता है? अब द्रोह को जब आप समझने जाएंगे ना, अभी देशद्रोह का पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। द्रोह क्या? इन सब के खिलाफ के जो है, अगर कोई व्यक्ति होता है, कुछ ऐसा करता है तो उसे द्रोह माना जाएगा, या किसी एक के खिलाफ अगर करता है तो भी उसे द्रोह माना जाएगा। यानी कि अगर कोई ये कहे कि जो है हम एक गांव को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, यानी कि भूगोल जो है वो बदलने की कोशिश करे, तो देशद्रोह है कि नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि कुछ लोगों को अगर लगता है कि नहीं, हमको इस देश में दिक्कत है, हम बोलेंगे जो है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हम बोलेंगे कि भारत की आजादी तक जंग रहेगी। तो जो कुछ ऐसे लोग हैं, जो ऐसे तत्व हैं, क्या उनके जो कहने के तरीके हैं, क्या उसे देशद्रोह माना जाएगा? दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल ये है कि जो सरकारी काम कर रही है, केंद्र में मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, असम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार, क्या इन सरकारों के खिलाफ बोलना यह भी देशद्रोह है? इसको समझिए कि क्या यह भी देशद्रोह है, या देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? और या अपनी संप्रभुता के खिलाफ ही खड़े हो जाना यह देशद्रोह है? तो ये हमें समझना है कि एक्चुअली में देशद्रोह है क्या। अब हमें जाना होगा इसके इतिहास में कि ये देशद्रोह शब्द और इसका राजनीतिक जीवन में प्रयोग प्रारंभ कब से हुआ। तो देशद्रोह शब्द है, इसका आरंभ होता है ब्रिटिश राजनीति में। कहां पे? ब्रिटिश राजनीति में 17वीं सदी में। कब? 17वीं सदी में इसका प्रारंभ माना जाता है। और उस वक्त देशद्रोह का मतलब यह होता था कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कोई चीज कहता है, सरकार में विश्वास नहीं करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? देशद्रोही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देशद्रोही कहा जाएगा। यानी कि जो ये मूल भावना थी ना देशद्रोह शब्द लाने की और उसे राजनीतिक जीवन में प्रयोग करने की, वो ये थी कि सरकार के खिलाफ यदि कोई बात कही जाती है तो उसे देशद्रोह माना जाएगा। लेकिन 1837 में लॉर्ड मैकाले ने देशद्रोह को जो है एक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। क्या की? देशद्रोह को परिभाषित करने की कोशिश की। किसने? लॉर्ड मैकाले ने देशद्रोही को परिभाषित करने की क्या की? कोशिश की, और बताया कि किसी भी स्टेट के खिलाफ बोलना, उसका विरोध करना, उसे अनस्टेबल करने की कोशिश करना, ये क्या है? देशद्रोह है। 1860 में जब आईपीसी बना, क्या
आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता। दंड संहिता का मतलब कि जो भी आप गलती करेंगे उस पर आपको क्या दंड मिलेगा, ये उसमें संहिताबद्ध है, ठीक है ना। तो 1860 में जब पीनल कोड आपका बना, आईपीसी बना, तो इसमें देशद्रोह का शामिल नहीं किया गया, ठीक है ना। देशद्रोह को इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी कि यहां पर देशद्रोह की कोई बात नहीं थी। लेकिन बाद में देशद्रोह को अंग्रेजों ने अपने कानून में शामिल किया, और आप शायद इस बात को जानते हो कि महात्मा गांधी, नेहरू और उनसे पहले, सबसे पहले तिलक और सबसे प्रसिद्ध भगत सिंह, इन सब लोगों के ऊपर भी देशद्रोह लगाए गए हैं। इन सभी के ऊपर देशद्रोह लगाए गए। वही 124 ये जो कि वर्तमान में किसी व्यक्ति पर देशद्रोह के बाद लगाया जाता है, वो नेहरू पर भी लगा है, गांधी पर भी लगा है, भगत सिंह पर भी लगा है और तिलक पर भी लगा है, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमारे आजादी के हीरो हैं। तो जो देशद्रोह की परिभाषा अंग्रेजों ने दी वो क्या थी? सरकार के विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध बोलना क्या है? देशद्रोह है। अब ये कारवां जो है आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये आ जाता है भारत के आजादी के बाद। भारत के आजादी के बाद में एज इट इज, जो कि अंग्रेजों ने देशद्रोह की परिभाषा रखी थी, वही परिभाषा हमने भी स्वीकार कर ली, और जो हमारा आईपीसी है उसका 124 ये है, इसके अंतर्गत हमने देशद्रोह को शामिल कर दिया। और जो उसकी परिभाषा थी अंग्रेजों के टाइम पर कि यदि सरकार को अनस्टेबल करने का कोई प्रयास करें, सरकार को गिराने की कोशिश करें गैर कानूनी तरीके से, तो ये क्या होगा? देशद्रोह होगा। उसको हमने मान लिया, और इसमें यह तय किया कि यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह का आरोपी माना जाता है, आरोपी पाया जाता है, ऐसे केस में उसे 3 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है ताउम्र की सजा दी जा सकती है, यानी कि पूरा उम्र उसे जेल में बिताना होगा, ये सजा दी जा सकती है। ये विवेक पर होगा कोर्ट के कि कितनी देनी है, लेकिन न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम पूरी जिंदगी। इसके अलावा उसे मुआवजा भी देना होगा। तो कुल मिलाकर के एकदम खतरनाक वाली सजा की बात यहां पर की जाती है देशद्रोह में। अब ये देखते हैं कि जो भारत में जो डेवलपमेंट हुई, कौन से कानूनी डेवलपमेंट हुए, या जो बातें निकल करके आई कोर्ट के द्वारा और कई विवादों के द्वारा, वो क्या है? तो एक केस है आपका केदारनाथ सिंह का केस, और ये आता है आपका 1960 में, ठीक है। केदारनाथ सिंह का केस आता है बिहार राज्य के खिलाफ। केदारनाथ सिंह का एक केस है बिहार राज्य के खिलाफ, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि कोई शांति भंग करने की कोशिश करता है, हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, तब उसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा। अन्यथा केवल सरकार की आलोचना करना कतई देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे, और आज जो चर्चा का विषय है, क्यों मैं देशद्रोह की चर्चा कर रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले ही असम पुलिस के द्वारा एक पत्रकार को देशद्रोह के श्रेणी में FIR उसके ऊपर दर्ज की गई, उसे गिरफ्तार किया गया। आरोप यह लगाया गया कि उसने जो असमिया लोग हैं, असमिया भाषी और जो बंगाली भाषी लोग हैं, उनके बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश की थी, उनको लड़वाने की कोशिश की थी, तो उन पर देशद्रोह लगा है। अब वो जांच का विषय है कि क्या उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था पत्रकार का, या पुलिस ने उससे जो गिरफ्तार किया तो उनके पास क्या उसके लिए साक्ष्य थे, ये तो कानूनी विषय है। लेकिन जो मुख्य बात केदारनाथ सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो ये कही कि जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जहां पर लगे कि हिंसा भड़क सकती है ऐसे बातों से, या ये लगे कि नहीं अगर ऐसा ये जो है जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं उसके कारण जो है शांति भंग हो सकती है, पूरी गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है गैर कानूनी तरीके से, ऐसे में देशद्रोह लगाया जाए।
लेकिन सामान्यतः कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई वकील है, कोई राजनेता है, वो अगर सरकार की नीतियों की अवहेलना कर रहा है तो उस पर देशद्रोह नहीं लगाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं करने की कोशिश की और कई रिटें अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि देशद्रोह की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया जाए, फिर से उस पर विचार किया जाए कि उसका मतलब क्या है और उसे किन परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। इसलिए देशद्रोह की परिभाषा एक अलग से होनी ही चाहिए। तो ये तो हमने पूरा देशद्रोह का इतिहास और उसका स्वरूप देख लिया। अब देशद्रोह के तो कुछ फायदे भी हैं। इस नुकसान की हमने बात की, कई बार जो है सरकारें अपने विरोधियों को साधने के उद्देश्य से कि भैया कंट्रोल में रहो तो देशद्रोह लगा देंगे, ऐसी स्थिति के लिए देशद्रोह लगा देती हैं। होता भी है, लेकिन उसके लिए न्यायालय है, हमारा विश्वास है न्यायपालिका में। देशद्रोह के फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अभिव्यक्ति के नाम पर आपको नंगा नाच करने की छूट नहीं है। जैसा कि मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 19 का जो है 19(2) है, उसमें इस बात को कहा गया है कि अभिव्यक्ति पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश है कि आप व्यक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है, जो भी बोला हो। किसने कहा, क्यों कहा, ये तो अलग का विषय, लेकिन कहा गया ना, आवाज उठी। भारत की राजधानी में किसी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आवाज उठी, तो क्यों उठी? अफजल कोई नेक इंसान तो नहीं था, उसने भारत के संसद पर, जो कि भारत की पहचान है, भारत के लोकतंत्र की सबसे मजबूत झलकी है, उस पर बम फेंके गए थे, उनमें वो शामिल था। क्यों शर्मिंदा है भाई उसके मारे जाने पर? उसे भारत के कानून व्यवस्था के तहत फांसी की सजा दी गई है। तो आप कौन लोग हैं? ऐसे लोग कोई भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया, किसी ने तो लगाया होगा ना। या अगर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान का सरपरस्ती करके हिंदुस्तान में वो बड़े मौज से रहेगा और यहाँ पर नारे लगाएगा, तो वो भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है और ऐसे कल्पित को जेल में डालने की जरूरत है और अगर जरूरत पड़े तो तख्ते पर लटका देना चाहिए, क्योंकि इस देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। भले ही देश लोगों से मिलकर के बनता है, हमारे संविधान में लिखा वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम सब भारत के लोग हैं जिनसे मिलकर के भारत बनता है। लेकिन जो भारत आइडेंटिटी है ना, उसको अगर 2-4 लोग अपने कुछ फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, पैसा पाने के लिए, विदेशी फंडिंग पाने के लिए उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करें तो यकीन को सजा देनी चाहिए। तो दूसरा फायदा है वो है कि यदि अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए, कहीं पर सशस्त्र विद्रोह करके, जैसे आप देख रहे हैं नक्सली, तो वो भारत की इस आइडिया में विश्वास नहीं करते, जो हमारा लोकतंत्र चल रहा है, जिससे हमारा संसद चल रहा है, उनको इसी में विश्वास नहीं। तो ऐसे लोगों से भी देशद्रोह कहीं ना कहीं उनको एक डर पैदा करता है कि पकड़ेगा तो देशद्रोह लगेगा, इसलिए ना करो ऐसा कुछ। तो इसके फायदे भी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे देशद्रोह क्या है, उसका मतलब क्या है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि देशद्रोह को बहुत ज्यादा उस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है, उसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, उस पर नए नए तर्क लिखने की जरूरत है, ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिले और कोई गुनाहगार बच न जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, देशद्रोह को आप समझ पाए होंगे। अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।